मयूर भाई, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि हर साल 5 या 6 स्टेट्स आर ऑलवेज इन मोड ऑफ इलेक्शन। इसके कारण जो भी वहाँ की गवर्नमेंट्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन कैंपेनिंग मोड। और इसके कारण बहुत इम्पैक्ट आता है पॉलिसीज़ पे। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, तो सही में इससे ये प्रॉब्लम्स जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल जो हमें रीजनल इश्यूज, ऐसा लग रहा है कि रीजनल इश्यूज दे आर फॉलिंग अपार्ट, वी आर नॉट मूविंग टुगेदर एज अ नेशन। तो ये वन नेशन एंड वन इलेक्शन, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, क्योंकि इस पर भी काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि क्या होता है ये वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको एक साथ या एक दिन में सभी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाने। हमको ये, जैसे यूएसए में होता है कि एक इलेक्शन डे होता है और उस इलेक्शन डे पर मतलब एक फेज होता है, फेज वाइज, क्योंकि हम लोकसभा का इलेक्शन जो है वो भी एक दिन में कंडक्ट नहीं करवा सकते, हमको फेज वाइज करना पड़ता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो सेंटर का इलेक्शन हो रहा है उसी के साथ हम बाकी असेंबलीज का भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं उससे पहले थोड़ी टेक्निकलिटीज को भी समझना जरूरी है कि किया कैसे जाएगा। उसमें देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको चेंज करना है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होता है तो वो आर्टिकल 368 के हिसाब से किया जाएगा। प्लस अब इसमें बाकी स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए बाकी स्टेट्स को इन्वॉल्व करने के साथ साथ हमको जो आर्टिकल 368 है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है, मतलब 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो ये जो लगता है ये पास करने के बाद हमको 50% ऑफ स्टेट असेंबली से भी इसको पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर ये वन नेशन वन इलेक्शन हम लेकर आ सकते हैं। अब उसी के साथ साथ हमको जो आर्टिकल्स में चेंजेस करवाने हैं, जैसे अभी क्या होता है, अभी समझ लीजिए महाराष्ट्र की असेंबली है, वो अगर लोकसभा इलेक्शन के साथ ही उसके इलेक्शन कंडक्ट किए गए, अब हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस है उसमें जो हंग असेंबली है वो क्रिएट हो जाए, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट ना आए। अब समझ लीजिए कि कोalition की गवर्नमेंट जो है वो 2.5 साल तक चली और उसके 2.5 साल के बाद वो गिर गई। अब दोबारा अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आती है 2.5 साल के बाद, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका कार्यकाल 5 साल का रहेगा, तो मतलब अब ये आउट ऑफ सिंक हो गए, जो सेंटर का है उस स्टेट का है वो आउट ऑफ सिंक हो गए। अब इसमें क्या होगा, जब हम एक इलेक्शन डे रखने वाले हैं या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उस समय पर ऐसा होगा कि ये जो 2.5 साल हुआ है प्री मैच्योर्ड, इसका डिसोल्यूशन हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2.5 साल तक ही चलेगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो 2.5 साल तक ही चलेगी, जिससे क्या होगा कि लोकसभा के इलेक्शंस 5 साल और बाकी स्टेट असेंबली जो भी पहले डिसॉल्व हो रही है तो फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन वो उस 5 साल का जो टाइम स्पैन है हमारा इलेक्शन डे से इलेक्शन नेक्स्ट 5 ईयर के इलेक्शन डे तक का, इसी कार्यकाल में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएंगे, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन रहेंगे। बाकी जो स्टेट्स है उसका अगर पहले डिसोल्यूशन हो जाता है, प्री मैच्योर्ड हो जाता है, उसके बाद हम उतने ही टाइम स्पैन के लिए रखेंगे जितना हम 5 साल वो जा सके। ऐसा हम पंचायती राज जो हमारी म्यूनसिपालिटी उसमें ऑलरेडी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको किए ही नहीं है कभी, उसमें ऐसा होता है। वैसे ही हम बाकी स्टेट्स और लोकसभा इलेक्शन जो है उसके लिए हम इसको कंडक्ट करने वाले हैं। अब इसके जो फायदे और नुकसान है, जैसे इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो कहा जाता है कि पैसे काफ़ी ज़्यादा बचेंगे। अब समझ लीजिए कि मोटे मोटे तौर पर हर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने 300-400 करोड़ रुपए लग जाते हैं, और वही अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी 5-6 हज़ार करोड़ रुपए जो है वो लग जाते हैं। लेकिन 2024 में 1.35 लाख करोड़ अनऑफिशियली खर्च हुआ। हाँ, अनऑफिशियल, वही मैं बता रहा था आपको कि ये तो ठीक है, ये तो मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो पर कैंडिडेट खर्चा होता है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ये चीज़ मानते ही नहीं है। जितनी एक कैटेगरी रखी गई है कि भाई इतना ही एक कैंडिडेट ने खर्च करना चाहिए इलेक्शन में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है, और अलग अलग मोड्स अलग अलग मीन्स के लिए खर्च किया जाता है, जिससे कि हम इलेक्शन को भी मैनिपुलेट कर सके। वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर बचेगी, मतलब एक मोटे तौर पर जो पैसा है वो ज़रूर बचेगा। एक ही बार आप खर्च कर दो, उसके बाद आपको बार बार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कही जाती है, जो इसका बेनिफिट है, कि आपको बार बार मोड ऑफ इलेक्शन में नहीं रहना पड़ेगा। कि मतलब क्या होता है अभी, कि समझ लीजिए कि अभी जैसे ये साल में हमको महाराष्ट्र के भी इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो वेरियस जो इलेक्शन हमें स्टेट असेंबली के देखने को मिलते हैं, तो उसमें कभी नितिन गडकरी जी का अभी कुछ ही दिन पहले भाषण आया कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में था, उसके बाद मैं हरियाणा में गया, मतलब पार्टी ने उन्हें भेजा है प्रचार करने के लिए। अब उनका जो कामकाज है वहां पर कुछ ना कुछ तो अफेक्ट हो रहा है ना, तो ये जो अफेक्ट हो रहा है ये यहाँ पर कम हो जाएगा। अब ये और जैसे बीइंग अ बिजनेसमैन, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, सेंटर के लिए अलग से लगता है, देन स्टेट्स के लिए अलग से लगता है,
45 to 60 डेज़ का ये पीरियड होता है, उसमें ना कोई स्कीम्स आती है ना कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिड बहुत मैसिवली हिट होती है और जो ट्रांजैक्शंस है वो भी कम हो जाते हैं। तो इवन यहाँ पे भी हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और लेकिन इसका एक काउंटर भी क्या आता है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये अब एट प्रेजेंट अगर हम इलेक्शंस देखें, जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, ये जो इलेक्शन सभी स्टेट असेंबली में हो रहे हैं, ये हो तो यही स्टेट्स में रहे ना, मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है यही से स्टेट्स में लग रहा है। बाकी पूरे इंडिया में तो हम पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं, जो मतलब अभी मध्य प्रदेश में लाना है तो हम पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं, वहां पर पैरालिसिस नहीं हो रहा है। सिर्फ जो स्टेट्स में इलेक्शन है सिर्फ वहीं पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है, तो वहीं पर सिर्फ जो मतलब पॉलिसी पैरालिसिस है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी उसका काउंटर दिया जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि बाकी जितनी भी मशीनरी है, क्योंकि इन दी एंड क्या है, हर किसी पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने हैं और जितने ज़्यादा स्टेट्स में जीत सके उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर है। इसीलिए क्या होता है कि आपके जो भी स्टार प्रचारक होते हैं, भले वो किसी भी स्टेट के हो, उनको दूसरे, अब नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में करना चाहिए प्रचार, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं, वो हरियाणा में जा रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज जो उनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं अक्रॉस दी स्टेट। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो कई बार उनके स्टेट में इलेक्शन ना भी हो फिर भी वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं इलेक्शन की रैली करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको कंटिन्यूसली इलेक्शन रैली में जाना होता है वहाँ पर। और कई लोग तो ऐसे भी है कि उनको कि भाई वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ चुप हो गए, ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये है हमको समझना कि पैरालिसिस तो ज़रूर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कंटिन्यूसली उनको एक फोकस रहना चाहिए कि भाई ये स्टेट के लिए हमको अगर रखा गया है तो ये स्टेट में हम पूरी तरीके से पॉलिसीज लेकर आए अक्रॉस इंडिया, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब प्लस उसी के साथ साथ तीसरी चीज़ जो हमको देखने को मिलती है यहाँ पर कि इसका बेनिफिट जो बताया जाता है, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि अभी समझ लो आप पहले आप गए लोकसभा के इलेक्शन दिए, मतलब उसके लिए वोट दिया आपने, अभी अगेन इसी साल आप महाराष्ट्र के इसके लिए जा रहे हो, फिर इससे क्या होता है वोटर टर्नआउट जो है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम एक साथ रखते हैं तो वोटर टर्नआउट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो काउंटर आता है कि भाई अगर हम लोकसभा और स्टेट असेंबली के साथ में रखे, साइमल्टेनियसली रखे, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टेट है वो इन्फ्लुएंस, मतलब जो रीजनल उनके मुद्दे हैं वो यहाँ पर नजरअंदाज हो जाए, और जो सेंटर है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे कि भाई मोदी जी की लहर आई है तो चलो भाई उन्हीं को वोट करेंगे। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बाकी समझ लीजिए जहाँ पर उनकी सरकार नहीं भी आती है, सदर्न स्टेट्स हो गए अगर वो हम कंसिडर करें, या फिर हम वेस्ट बंगाल देख ले, अगर हम राजस्थान देख ले, तो वहाँ के भी लोग इन्फ्लुएंस में आकर जो गवर्नमेंट है उनको वोट कर देंगे और उनके जो रीजनल मुद्दे हैं वो वहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिवर्स होगा, क्योंकि क्या है, हमारे लिए दिल्ली का मुद्दा जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे महाराष्ट्र का मुद्दा है, और उसी के हर किसी का यही होता है, जो वो एक्चुअल में देख रहा है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हर जगह वो सेंट्रल पार्टी जो रहेगी उसके इन्फ्लुएंस में आके दोनों ही जगह वोट कर देंगे, इसका हो सकता है कंप्लीटली अपोजिट हो जाए कि भाई वो रीजनल पार्टी, रीजनल जो मुद्दे हैं उसको देखकर सेंटर को भी वोट ना मिले। जैसे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जब राजीव गांधी जी आए थे, जब उनकी सरकार आई थी, उस समय पर कंप्लीटली वॉश आउट था, है ना, कंप्लीटली, मतलब राजीव गांधी जी जो है उनकी तरफ पूरी सरकारें चली गई थी और मतलब मेजोरिटी के साथ आए थे, और उस समय पर अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते तो सारे स्टेट्स भी शायद कंप्लीटली कांग्रेस के अंडर में आ जाते थे। लेकिन हो सकता है कि जो रीजनल मुद्दे थे वो इतने आक्रोश में होंगे उस टाइम पे कुछ लोग, कुछ रीजनल इसके, कि वो हो सकता है कि कांग्रेस को जो सेंटर में सीट्स आई वो वहां पर अफेक्ट हो जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना कि अगर हम फेडरल मुद्दों को देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोगों को अवेयरनेस है वो स्प्रेड नहीं की जा सके। लोगों को भी अवेयरनेस स्प्रेड की जा सकती है कि भाई आप समझ लो यहाँ पर कि ये जो मुद्दे हैं ये तो सेंटर है, ये तो सेंटर का चल रहा है, लेकिन हमारे जो रीजनल मुद्दे हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो वहाँ पर अवेयरनेस है लोगों की वो इंक्रीज हो जाएगी, टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही बार लोगों को वोट करना है, तो भाई एक ही बार जाएंगे, दोनों ही जगह वोट करेंगे, फिर सरकार जो है वो देखी जाएगी। और जब लोगों को ये पता है कि मेरे एक वोट से दोनों ही जगह सरकारें बन रही है, लोग ज़्यादा अवेयर भी हो जाएंगे और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे। प्लस हंग असेंबली का जो बोला जाता है कि भाई हंग असेंबली हो गई तो बार बार, मतलब एक स्टेट समझ लीजिए कि महाराष्ट्र है, उसमें फुल गवर्नमेंट नहीं आई, हंग असेंबली आ गई, और उसके बाद फिर और एक साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र में, और हो रहे इलेक्शन होते जा रहे हैं, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन हुए तो क्या होगा। पर इसका भी जो हम देख सकते हैं कि एक और जो इसका काउंटर आ सकता है
कि हम जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, है ना, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया देन उसके बाद हम सरकार को हटा देंगे, लेकिन उसकी जगह पर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाया जाए, ये तो मतलब डेमोक्रेसी का अधिकार है, लेकिन उसी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर लाया जाए कि भाई यहाँ पर इनकी तो गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए जो गवर्नमेंट आई है, लेकिन उसके जगह हम यहाँ पर रिप्लेसेबल एक गवर्नमेंट बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट अगर आ जाए तो और भी अच्छा होगा। और ऐसी एक सिमिलर अरेंजमेंट जर्मनी में भी है, हाँ। कि जहाँ पे वो सक्सेसर उस नो कॉन्फिडेंस के साथ ही अपॉइंट किया जाए। हाँ वही तो, इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा बेनिफिशियल जो है चीजें बाहर निकल कर आएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन जितना देखा जा रहा है कि इसको हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट, देखिए इसका इम्पैक्ट जो है वो तो होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन जो सही फैक्चुअल चीजें अभी हमको देखने को मिल रही है, भले ही वो पैसों से रिलेटेड हो, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, भले ही वो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हो, तो इनमें तो हमको बेनिफिट नजर आ रहा है। अब वोटर की मेंटेलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके का ट्रेंड अभी हमें देखने को मिल रहा है उससे हम ये, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, अभी आप देखिए ना, जब लोकसभा के इलेक्शंस थे उस समय पर बाकी स्टेट्स के नहीं थे क्या, थे उस समय पर बाकी स्टेट्स के थे, और उसमें क्या सभी स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आई है? नहीं आई है। तो मतलब क्या है कि लोग अपने रीजनल मुद्दे और सेंट्रल मुद्दों को बायफर्गेट करना जानते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि ये इसमें हो जाएंगे। तो मतलब हमको एक ये भी तर्क मिल रहा है कि भाई अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो भी रहे हैं आज भी, उस समय पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि सेंटर में अलग स्टेट की और स्टेट में अलग गवर्नमेंट आ रही है। तो जब ऐसे राज्यों में हो सकता है तो ओवरऑल इंडिया में क्यों नहीं हो सकता?